फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 48वीं मीटिंग अभी हुई थी हाल में, उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन थे वो जारी किए जा चुके हैं। तो वो जो नोटिफिकेशंस हैं उनमें क्या-क्या है, उससे संबंधित सर्कुलर्स भी आ गए हैं, सर्कुलर भी कई सारे जारी किए गए हैं। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जीएसटी के जो नोटिफिकेशन आए उसके बारे में। तो ये है आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 26/2022। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसके संबंध में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि जो नोटिफिकेशन है ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है, 26 दिसंबर 2022 से। अब इसमें दिया इन्होंने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अभी क्या होता था कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया जाता था और उसी पर ओटीपी आता था। और एक सिस्टम था आधार ऑथेंटिकेशन का, जो कि ई केवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाता था। अब इसमें इसमें इन्होंने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया कि पैन नंबर बेस कर दिया। यानी कि अब जो है, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो उसमें एक कठिनाई होने वाली है, और वो ये है कि अब जो भी ओटीपी जाएगा वो जाएगा पैन से। यानी पैन में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी होगी उसी पर वो ओटीपी भेजे जाएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे फ्रॉड केसेस हो रहे थे, जिसकी वजह से सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लाने जा रही है। तो ये था आधार और पैन से रिलेटेड। अब आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4A ऑफ रूल A is identified on the common portal based on data analysis and risk parameters for carrying out physical verification of place of business। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे जो आधार नंबर के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन अब जो भेजने का तरीका है वो बदल जाएगा। अब वो पैन पे जो भी आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होगी उसी पर भेजा जाएगा। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो चेंज आ रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि अगर जो भी हमने सप्लाई ली है और उसका पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करते थे, तो उसमें क्या पोजीशन आती थी कि आपको पूरा का पूरा आईटीसी का रिवर्सल करना होता था। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें चेंज कर दिया है। इन द सेड रूल इन रूल 37 इन सब रूल 1 विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2022। ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2022 से। और इसमें इन्होंने चेंज कर दिया आफ्टर द वर्ड्स वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। अभी तक क्या था, वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। द वर्ड्स वेदर होली और पार्सली शैल बी इंसर्टेड। वहां पर क्या जोड़ दिया इन्होंने, होली और पार्सली। यानी जो भी हमने सप्लाई की है उस सप्लाई में से या तो पूरा का पूरा पैसा आया हो या पार्ट में आया हो। तो अगर पार्ट में आया है तो आपको पार्ट में ही रिवर्सल करना है, और अगर पूरा पैसा नहीं आया तो पूरा रिवर्सल करना है। पहले क्या था कि पूरा ही पूरा आपको रिवर्सल करना होता था, तो अब आपको पूरा का पूरा रिवर्सल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पेमेंट पार्ट में कर दिया है, तो रिवर्सल भी आपको पार्ट में ही करना होगा। इसके बाद इन्होंने एक ऐड किया 37A, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड री अवेलमेंट देयर ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3B। यानी अभी तक आप क्या कर रहे थे, जीएसटीआर 3B में आपने आईटीसी अवेल कर ली, लेकिन सामने वाले ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया या जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। तो अगर उसने अपना 30 सितंबर तक रिटर्न नहीं फाइल किया, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक अगर उसने फाइल नहीं किया है, और अब जो डेट एक्सटेंड होकर के आ गई है 30 नवंबर, तब तक भी फाइल नहीं किया है, तो वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी विद इंटरेस्ट। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। जो सामने वाली पार्टी यानी सप्लायर जो है हमारा, उसने अगर अपना जीएसटीआर 1 या 3B 30 सितंबर तक पहले की स्थिति में, आज की स्थिति में 30 नवंबर तक अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उस जो आईटीसी आपने क्लेम कर ली है उसको आपको विद इंटरेस्ट रिवर्सल करना होगा। प्रोवाइडेड दैट where the said amount of input tax is not reversed by the registered person in a return in form GSTR 3B on or before the 30th day of November following the end of such financial year during which such input tax credit has been availed, such amount shall be payable by the said person along with interest thereon under section 15।
यानी सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the said supplier subsequently furnishes the return form GST or 3B for the said tax period, the said registered person may re-avail the amount of such credit in the return form GST or 3B for a tax period thereafter. अब जब वो उस अमाउंट को अब अपने रिटर्न को फाइल कर देगा, तो उस रिटर्न को फाइल करने के बाद आप उस आईटीसी को रीअवेल कर पाएंगे। In the said rule in 46 in class F, the following provisions shall be inserted namely. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है कि उसमें जो ये देने जा रहे हैं कि लोकल एरिया में आप कर सकते हैं, तो रिसिपिएंट का एड्रेस क्या होगा, तो रिसिपिएंट का एड्रेस वही माना जाएगा जो उसके बिल में दिया जाएगा पिन कोड के सहित, तो उसी पिन कोड से उसके स्टेट का नाम और एड्रेस को कंफर्म मान लिया जाएगा, यानी डीम्ड एड्रेस वही रिसिपिएंट का हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो बिल के लिए है उसके लिए कर दिया इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, रूल 46 और रूल 54 एंड रूल 49 के हिसाब से। इसके बाद इन द सेट रूल इन 59 इन सब रूल 6 आफ्टर क्लास सी द फॉलोइंग क्लास शैल बी इंसर्टेड नेमली, तो यहाँ पर इन्होंने रूल 88 सी में जो इंसर्ट किया है वो किया है फॉर्म जीएसटीआर 1 के संबंध में कि सब्सिक्वेंट पीरियड का अगर आपका बाकी है, कोई रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है या उसका टैक्स पेबल है, उस कंडीशन में आगे का आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इन्होंने चालान आइडेंटिफिकेशन के नंबर के संबंध में दिया है, जो पोर्टल पर आएगा तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से इसको देखा गया है। इन द सेट रूल 88B द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली 88C manner of the dealing with difference in liability reported in statement about supplies and reported in return. तो इनका कहना यह है कि अगर हमारा रिटर्न में सप्लाई में कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हमें पे करना है और उसको पे करने के लिए एक नया फॉर्म लेकर के आने वाले हैं जिसका पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटीआर डीआरसी 01B यानी डीआरसी 01B फॉर्म लाएंगे जिसका पार्ट ए होगा और ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है और कैसे रिप्लाई करना है, थोड़ा सा जो इसमें दिया है वो देख लेते हैं। Pay the differential tax liability along with interest under section 50 through form GST DRC 03 or explain the aforesaid difference in tax payable on the common portal. तो DRC 01B में आपको बताना है कि जो डिफरेंस है वो हमने पे कर दिया है DRC 03 के माध्यम से, और अगर नहीं पे किया है तो उस डिफरेंस के संबंध में एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिन के अंदर आपको इसका रिप्लाई सबमिट करना होगा। The registered person referred to sub rule 1 shall upon recipient the intimation referred to in sub rule either pay the amount of the differential tax liability as specified in part A of form GST DRC 01B fully or partially, जैसा भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, along with interest under section 50 through form GST DRC 03 and furnish the details thereof in part B of form GST DRC 01B electronically on the common portal, जैसा कि मैंने पहले आपको क्लियर किया। तो आपको वहां पर जमा करना है या उसका रिप्लाई सबमिट करना है। यहाँ पर जो आपका बच जाएगा उसके लिए इन्होंने क्या किया, नो एक्सप्लेनेशन और रीजन इज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता या रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा इसका रिप्लाई सबमिट नहीं किया जाता तो ये होगा रिकवरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 के हिसाब से आपसे वसूल किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने फॉर्म जीएसटी एपीएल 02 एपीएल 01 यानी अपील के चीजों में भी चेंज किया है, उसके भी फॉर्म इन्होंने चेंज किए हैं, उसके बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की चीजें हम लोग थोड़ा सा समरी में ले रहे हैं। 109C विड्रॉल ऑफ अपील, अभी तक अपील विड्रॉल करने का कोई फॉर्म नहीं था, उसके संबंध में इन्होंने चेंज किया और उसका फॉर्म दिया है। इसके अलावा REG 01 में जहां पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हम देते थे उस पर ओटीपी आता था, उसके लिए आपको पता है कि अब जो है पैन नंबर बेस्ड हो जाएगा। इसके अलावा इन सेट रूल फॉर्म जीएसटी REG 19 द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली, तो उसके लिए फॉर्म इन्होंने कर दिया है। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी तक जो ई कॉमर्स ऑपरेटर थे उनको कैंसिलेशन का वो नहीं आता था, उसके लिए इन्होंने फॉर्म अलग से दे दिया है।
अब फॉर्म जीएसटीआर 1 में जो ये चेंज करने जा रहे हैं, वो चेंज करने जा रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी जीएसटीआर 3B में इन्होंने पहले से चेंज कर रखा था, उसमें कॉलम अलग से दे दिए थे, जीएसटीआर 1 में वो कॉलम उपलब्ध नहीं थे, तो वो भी जीएसटीआर 1 में ये कॉलम सब दे दिए गए, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में जो चेंज हुआ था 3B में था, लेकिन जीएसटीआर 1 में नहीं था, वो इन्होंने आकर के यहाँ पर इस फॉर्म में चेंज कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने रिफंड टाइप, रिफंड फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए जो रिफंड की एप्लीकेशन थी, वो कोई फॉर्म नहीं था, वो भी यहाँ पर इन्होंने फॉर्म इंसर्ट कर दिया है। इसके माध्यम से ये कर सकते हैं। एपीएल फॉर्म मैंने बता ही दिया, विड्रॉल फॉर्म ये इस तरह से आ गया है। इसी तरह से डीआरसी 01B का जो फॉर्म था, वो भी यहाँ पर ये देखिए इन्होंने दे दिया, कैसे इसका पार्ट बी भी दे दिया है। तो पार्ट ए पार्ट बी आपको जो भरना है वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद जीएसटी डीआरसी 03 के फॉर्म में भी थोड़ा सा ये चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज करके भी ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो गया है। इसके अलावा जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 27 है, जिसमें कि इन्होंने दिया कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में होना है, वो केवल और केवल अभी गुजरात के लिए है, केवल और केवल गुजरात के लिए। बाकी जगह अभी फेज मैनर में लागू किया जाएगा। तो अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो आधार का होना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वो केवल और केवल गुजरात के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। मेरा ख्याल है काफी चीजें मैंने ब्रीफ में आपको बता दी हैं। आगे मैं इसी को और डिटेल में आगे वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो डिटेल में वीडियो अलग अलग बनाए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे सर्कुलर्स भी आए हैं, जिसको भी मैं बहुत जल्दी अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।